तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो स्टडी मटेरियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। स्टडी मटेरियल डिज़ाइन कैसे करें, ठीक है। हाउ टू डिज़ाइन अ स्टडी मटेरियल, ओके। सॉरी यार, गड़बड़ बहुत हो रही है, थोड़ा नीचे लिखना था। हाउ टू डिज़ाइन अ स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन कैसे करें, एक बार ज़रा पानी पी के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टडी मटेरियल जो हमारा होता है उसको कैसे डिज़ाइन करें, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जेई का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, ए का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं या गेट का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें कुछ ना यूट्यूब सेटिंग्स में ख़राबी हो गई थी और कीड़े मकोड़ों जैसी राइटिंग बन गई थी। वो पता क्यों बनी थी? वो ना कैमरा का कुछ एंगल ऐसा चेंज हो गया था कि मैं लिख ऐसे ही रहा था इंग्लिश, वो ना उर्दू सी बन गई उल्टी तरफ की, ठीक है। तो ये हुआ था चक्कर, ठीक है। तो बच्चों ने कहा भाई इसको खुद पढ़ के देख, मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट अपलोड कर दी थी ना। फिर मेरे पास कमेंट्स आए, फिर मैंने कहा कि इसको ना दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो भी बनता है वो बनता है देख के कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आइदर जी, आइदर ए और आइदर गेट, ठीक है। तीनों एग्जाम का अपना डिफरेंट पैटर्न है, तो डिफरेंट पैटर्न होने की वजह से इनका स्टडी मटेरियल भी क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो जौन सा भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ठीक है ना, उस स्टडी मटेरियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, ठीक है, कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। जो स्टडी मटेरियल आप बना रहे हैं उसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जो स्टडी मटेरियल अगर जेई के लिए बना है तो जेई के लिए होना चाहिए, एई के लिए बना है तो एई के लिए होना चाहिए, गेट के लिए बना है तो फिर वो गेट के लिए होना चाहिए, ठीक है। गेट का इसमें काम नहीं आएगा, इसका इसमें काम नहीं आएगा। हाँ, गेट का कुछ ना कुछ एई तक में काम आ जाता है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन एई का जेई में आ सकता है काम, लेकिन बहुत कम आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एई में आपको सिग्नल एंड सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सब भी पढ़ने पड़ते हैं। तो तीनों का डिफरेंट ही लगा लो आप, ठीक है, स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आप किसके लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए स्टडी मटेरियल में। सेकंड जो स्टेप है वो है कि स्टडी मटेरियल दो तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है। फर्स्ट जो तरीका है वो होता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेकंड जो तरीका है वो है कोचिंग, ठीक है। सेल्फ स्टडी से अगर आपका स्टडी मटेरियल प्रिपेयर है तो आपको इसी पे बिलीफ रखना है, ठीक है। कोचिंग से अगर आपका स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड है तो आपको इसी पे बिलीफ रखना है, ठीक है। जिसने कोचिंग ले रखी है वो कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे बिलीफ रखे, जिसने सेल्फ स्टडी की है वो उसी के स्टडी मटेरियल पे बिलीफ रखे, ठीक है। अब क्या होता है, सेल्फ स्टडी से जिसने नोट्स बनाए हैं और जिसने कोचिंग से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जिसने सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स पे विश्वास रखे, जिसने कोचिंग से नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ अपने कोचिंग के नोट्स पे बिलीफ रखे, ठीक है। अगर जो बंदा सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी के ही नोट्स बनाए, जो कोचिंग से पढ़ा हुआ है वो कोचिंग के ही नोट्स बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेल्फ स्टडी वाला बंदा अगर अपने नोट्स भी पढ़ता है, सेल्फ नोट्स, और कोचिंग के नोट्स भी पढ़ता है तो उसका जो स्टडी मटेरियल है वो एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है, और ये कामयाबी नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह कोचिंग वाला अगर कोचिंग के नोट्स से पढ़ता है और सेल्फ स्टडी से भी नोट्स बना लेता है तो एक्सेसिव स्टडी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की कामयाबी नहीं देगा। तो दोनों को आपस में अपना ही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद जो स्टडी मटेरियल के दो सबसे मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मेन नोट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मेन नोट्स में डीप कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। मेन नोट्स में हम क्या करते हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं और उनको लर्न करते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में हम डीप कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में मेन फॉर्मूला प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को, ठीक है। मेन फॉर्मूला और वन लाइनर क्वेश्चंस को इसमें हम बेसिकली देखा जाए तो मेन फॉर्मूला और वन लाइनर क्वेश्चंस को इसके अंदर हम लर्न करते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। मेन नोट्स को हम ईयरली पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे साल पढ़ते हैं, क्योंकि मेन नोट से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। और फिर जो वन लाइनर क्वेश्चन है और मेन फॉर्मूला जो शॉर्ट नोट्स में उनको हम पढ़ते हैं एडमिट कार्ड के टाइम पे। एडमिट कार्ड टाइम पे जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड और मेन एग्जाम के बीच में जो स्पैन बचता है ना 14-15 दिनों का, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया जाता है। और मेन नोट्स जो होते हैं ईयरली रिविजन होती है इनकी, ठीक है, ईयरली रिवीजन होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल बता देता हूँ मेन नोट्स और शॉर्ट नोट्स के बीच में क्या फ़र्क होता है। मेन नोट्स में हमारे पास ओवरऑल फुल कॉन्सेप्ट होता है। फुल कॉन्सेप्ट कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रांसफार्मर पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल में, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पावर को सेम रख के वोल्टेज और करंट के लेवल को बढ़ा के, ठीक है। तो इतनी सारी मैंने कहानी लिख दी। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन में लिखूंगा इसका जो क्या बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन है वो मैं इसमें लिखूंगा मेन नोट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, सब कुछ इसमें लिखूंगा। लेकिन जब मैं इसी ट्रांसफार्मर के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो इसमें सिर्फ मैं मेन फॉर्मूले लिखूंगा। जैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के मेन फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, किस पावर फैक्टर पे पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, लीडिंग होती है, ठीक है। ये सारा जो भी आता है ये शॉर्ट नोट्स के अंदर होता है। वन लाइनर क्वेश्चन जैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कब होती है, कॉपर लॉसेस बराबर आयरन लॉसेस के। यानी कि फ़र्क क्या होता है शॉर्ट नोट्स और मेन नोट्स में। मेन नोट्स हमेशा डीप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, यही आपकी नींव रखते हैं, ये लिख दो, बेस बनाते हैं। बेस बिल्डिंग होती है मेन नोट्स से, बेसिक्स क्लियर होते हैं। शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन होती है हमेशा शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस दिलाता है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू सक्सेस, ठीक है। जिसके पास ये अच्छा होगा ये अच्छा नहीं होगा उसकी भी जीरो होएगी, ठीक है। जिसके पास ये अच्छा होएगा ये अच्छा नहीं होएगा वो भी जीरो होएगा। यानी कि टोटली अगर किसी को परफॉर्मेंस अच्छी देनी है तो ये भी बढ़िया होना चाहिए और ये भी बढ़िया होना चाहिए, यानी कि ये प्लस ये इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। किसी भी एग्जाम में यही होता है तरीका, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बतानी रह गई, कि क्या किसी एग्जाम में क्या है किसी एग्जाम में नंबर ऑफ ऑनलाइन चैनल्स मोर यूटिलाइज करके
सक्सेस नहीं पा सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। नंबर ऑफ ऑनलाइन चैनल्स ज़्यादा होने की वजह से हम उसका कंटेंट को यूटिलाइज करके सक्सेस नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ चैनल्स आजकल ऑनलाइन हैं उतना ज़्यादा एक्सेसिव स्टडी मटेरियल बन रहा है जो कि हार्मफुल है। ठीक है, जो कि हार्मफुल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन चैनल है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे भी कंटेंट अवेलेबल, वहाँ पे भी कंटेंट, अगर सबका आप बना के सबसे अपने नोट्स बना देंगे ना तो वो हार्मफुल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेसिव स्टडी मटेरियल में कभी ना रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, एक्सेसिव स्टडी मटेरियल में रिवीजन कभी भी नहीं ढंग से हो पाती। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल को कैसा रखना है? कंसाइज। ठीक है, और ओन बिलीफ। ठीक है, ये क्या लिखी है? स्टडी मटेरियल को हमेशा कंसाइज रखना है, छोटा रखना है, और ओन स्टडी मटेरियल पे बिलीफ रखना है। आपको अपने स्टडी मटेरियल पे बिलीफ रखना है। ये नहीं कि दोस्त का ऐसा है तो मैं उसका भी ले लूँ। ठीक है, फलाने ऑनलाइन चैनल पे तो ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं। एक्सेसिव स्टडी मटेरियल हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल बाहर ज़्यादा स्टडी मटेरियल से बनाने से बढ़िया ना आपका अपना जो स्टडी मटेरियल है ना उसी को कई बार रिवाइज कर दीजिए, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वही सब जेईई एग्जाम्स मांगते हैं। ठीक है, थैंक यू।